नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक नई पहल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज 5 सितंबर है और आज शिक्षक दिवस है। तो दोस्तों, आपको शिक्षक दिवस की मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई हो। और आज इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में इसके शुभ अवसर पर हम भारत का प्राचीन इतिहास में मध्यकाल जो पोर्शन हमारा बच रहा है, आधुनिक मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको। तो प्राचीन और जो मध्यकाल है दोस्तों, वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो आपको शेर सिंह पढ़ाएंगे। तो और उनकी रेगुलर आपकी हिस्ट्री की क्लास रहेगी। तो शेर सिंह सर आइए प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की अपनी क्लास रहेगी। कोशिश रहेगी कि लगभग सभी एग्ज़ाम्स में जो पाठ्यक्रम है उसको मद्देनज़र रखते हुए करवाया जाए। और इसको आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियाँ अर्ज करता हूँ। और अगर ये आप पंक्तियों को समझ जाते हैं ना, फिर इतिहास क्या कोई भी सब्जेक्ट हो आप आसानी से समझ जाओगे। और ये कहते हैं ना कि कवि जहाँ रवि न पहुँचता है वहाँ कवि पहुँचता है। और इस पंक्तियों के आप मर्म को जानिएगा तो सुनिएगा। हरिवंश राय जी ने लिखा है कि यहाँ सब कुछ बिकता है, रहना दोस्तों ज़रा संभल के, बेचने वाले हवा को भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, 3 लोकों में फैला है, फिर भी बोतल में बिकता है पानी। और दोस्तों, कभी फूलों की तरह मत जीना। जिस दिन खिलोगे ना टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो। जिस दिन तरासे जाओगे खुदा बन जाओगे, खुदा बन जाओगे। और अब 2 पंक्तियों के साथ मैं आपको इतिहास के साथ जोड़ना चाहूँगा कि ऐसे थक के मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कल कई और आएंगे इतिहास लिखने और इतिहास रचने वाले, आपसे बेहतर पढ़ने वाले और हमसे बेहतर पढ़ाने वाले। अब बात करते हैं अपन इतिहास शब्द व्यापक शब्द है। इसका कोई ऐसे एकाध अर्थ अपन फिक्स कर सके ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतिहास शब्द अपन इसका विभाजन करते हैं तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति, ह, धन, आस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही था, या अतीत का ज्ञान, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा ही जो था वास्तविकता में और जिन्हें हम प्रामाणिक रूप से सिद्ध कर पाते हैं उसे इतिहास कहते हैं। तो हमारे सामने से ये इतिहास शब्द का जो मीनिंग है वो निकल के सामने आता है कि ऐसा ही था, निश्चित रूप से ऐसा ही था। इतिहास की परिभाषाएं बहुत से विद्वानों ने दी है। और आज जैसे अपने भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, जिनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए बताया है कि निरंतरता और जो प्रगति है वही इतिहास है। एक इतिहासकार, या आप इनका राजनीति विज्ञान में नाम सुनते होंगे, मैकियावली ने
अपनी पुस्तक द प्रिंस में इतिहास की परिभाषा देते हुए बताया है कि जो कुछ आपको भविष्य में देखना हो उसे, या देखने भविष्य में करने की इच्छा हो उसे भूत में देख लो, यानी पास्ट में देख लो, अर्थात इतिहास के द्वारा उसे जान लो कि कौन कौन सी संभावित परेशानियां हैं वो आ सकती है और उनके किस प्रकार से समाधान है वो किए जा सकते हैं। एक रेनियर महोदय हुए हैं जिन्होंने इतिहास की परिभाषा इस तरह दी है। वो कहते हैं कि इतिहास एक कहानी है, और प्लूटार्क ने इतिहास की परिभाषा देते हुए बताया है कि इतिहास उदाहरणों से व्युत्पन्न दर्शन है। इस तरह से इतिहास की हम एक समग्र परिभाषा देखें तो हम इसमें 2-3 चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। पहला तो यह है कि जो अतीत का ज्ञान है वो इतिहास है, तो जो आज से पहले घटित हुई घटना जिसका हमारे जीवन से यानी मानव की गतिविधियों से प्रत्यक्ष संबंध हो। दूसरा, उसको प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जा सके, उसके हमारे पास प्रमाण भी हो कि ऐसा हुआ था। इन 2 आधारों पर ये परिभाषा बनती है इतिहास की कि अतीत में घटित वे घटनाएं जिनका मानव से या मानव जीवन से गहरा संबंध रहा, जिन्होंने बड़े परिवर्तनों को संभावित किया और जिनके प्रमाण हमें मिलते हैं, उन्हें हम इतिहास में शामिल करते हैं। इतिहास सभी विषयों का आधार बना है, भले आप सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों, जियोग्राफी हो, राजनीति विज्ञान हो, इकोनॉमिक्स हो, समाजशास्त्र हो, सब विषयों का जो आधार है इनका वो इतिहास से ही प्रारंभ होता है। और जैसे तो अब हम बात करते हैं कि हम इतिहास का अध्ययन क्यों करें, या जो घटनाएं बहुत समय पहले घटित हो गई उनको पढ़कर हम क्या सीखते हैं, क्या हासिल करते हैं, या ऐसे यूँ कहें कि इतिहास का क्या महत्व है। तो देखिए, इतिहास मानव जीवन का, या जो हमारी सभ्यता है, जब से मानव, जो आधुनिक मानव है जिसे सभ्य मानव कहते हैं, होमो सेपियंस का उद्भव हुआ, उसके बाद से जो परिवर्तन हुए उसे इतिहास के द्वारा अंकित करने का प्रयास किया जाता है। इतिहास अतीत का आलेख है। तो इतिहास में हम देखते हैं कि जो हमारा सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है उसमें किन किन सोपानों पे मानव किस प्रकार प्रभावित होता है, उन गतिविधियों को शामिल करते हुए हम इसमें बहुत सी आधारों को शामिल करते हैं। अब हम देखते हैं कि इतिहास, तो इस प्रकार अगर अपन यूँ कहें कि इतिहास है जो हमारे मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज जब मानव चंद्रमा और मंगल तक पहुंच गया है, तो उसके सफ़र का ज्ञान है वो हमें इतिहास करवाता है। तो इस तरह से यह हमने कहा, इतिहास का हमने अर्थ देखा, परिभाषा, और इतिहास के जो उपकरण हैं, या जैसे अपन अंग कह सकते हैं, इनको देखें तो ये 4 हैं। 3P तथा E। 3P का मतलब हुआ पर्सन, प्लेस, पीरियड, इवेंट, यानी घटनाएं। इवेंट यानी घटनाएं, व्यक्तियों के कुछ
ऐसे व्यक्ति रहे इतिहास में जिन्होंने सबसे अलग करने का प्रयास किया, जिन्हें हम इतिहास में अंकन करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हम देखें तो सिकंदर, अशोक, उसके बाद समुद्रगुप्त, नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर, चंगेज़ खान जैसे कई नाम उभर कर सामने आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थल रहते हैं जिनका महत्व भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार से रहा, और समय इतिहास का जो धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास होता है उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टि से जब हम देखते हैं, जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इतिहास को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। और इवेंट्स, घटनाएं, ये तो प्रमुख इतिहास की बात है। घटनाओं का संग्रह ही इतिहास है। इससे पहले, आधुनिक युग से पहले जब इतिहास लेखन की बात आती थी तो सामान्य तौर पर बड़ी बड़ी घटनाओं को इसमें शामिल किया जाता था। जैसे किसी राजा ने किससे युद्ध लड़ा, उसमें कितने लोग मारे गए, युद्ध का परिणाम क्या रहा, इन चीज़ों को है वो मोटे तौर पर शामिल किया जाता था। आधुनिक इतिहास लेखन की परंपरा में कई नवीन आयामों को शामिल किया जा रहा है। प्रत्येक पीढ़ी के इतिहासकार अपने इतिहास लेखन में नवीन आयामों को स्थान देते हैं, और इसी तरह से करते हुए इतिहास लेखन की कई परंपराएं, मोटे तौर पर अपन देखें तो इतिहास को 2-3 दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। राष्ट्रवादी इतिहास, मार्क्सवादी इतिहास तथा पश्चिमी इतिहासकारों या पश्चिमी नज़रिए से लिखा गया इतिहास। चंगेज़ खान को हम और बाकी लोग, जैसे चंगेज़ खान के जो वहाँ के साम्राज्य के लोग हैं, वो चंगेज़ खान को महान बताते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार उसे एक आक्रांता के रूप में देखते हैं। इसी तरह अगर हम हमारे इतिहास पे नज़र डालें, भारत के इतिहास पर, तो हम जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे उन्हें अपन हीरो मानते हैं। वहीं जो पश्चिमी दार्शनिक हैं या पश्चिमी जो इतिहासकार हैं वो आतंकवादी जैसी संज्ञाएं भी देने से नहीं घबराते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतिहासकार अलग अलग दृष्टिकोण से इतिहास को लिखते हैं, और शायद इसीलिए इतिहास को जो आधुनिक रूप है उसमें लिखने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी बात आती है कि इतिहास में पढ़ने के लिए किन पुस्तकों का सहारा लिया जाए, तो आपको जो भी गाइड करता है वो बताता है कि NCERT पढ़ लो। ऐसा क्यों कहते हैं वो? इसका कारण ये है कि उसमें जो सभी इतिहास के दृष्टिकोण हैं उनका एक मिला जुला रूप प्रस्तुत किया जाता है, और ये ताकि अपना, तो इसलिए NCERT का अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इतिहास को हम इस एक लंबी क्लास में किस प्रकार से विभाजित करके पढ़ेंगे, या यूँ कहें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इतिहास को मोटे रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसे प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री तथा ऐतिहासिक
प्राग ऐतिहासिक काल, इसके हमें साक्ष्य पुरावस्तुओं के रूप में मिलते हैं। इनकी कोई लिपि नहीं थी, यानी प्राग ऐतिहासिक काल को जानने के हमारे पास उपलब्ध सोर्सेज हैं, उनमें लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत तो उपलब्ध हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल, इसकी शुरुआत ईसा के 500 वर्ष पूर्व से मानी जाती है और इसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम मोटे तौर पर इसमें पाषाण काल को शामिल करते हैं। तथा आदि ऐतिहासिक काल में IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन तथा वैदिक सिविलाइजेशन, और ऐतिहासिक काल द्वितीय नगरीय क्रांति महाजनपद काल के बाद से शुरू होती है। तो पाषाण काल को ये लंबी अवधि रही। इसे 3 भागों में पुनः विभाजित करते हैं: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नवपाषाण। इस प्राचीन भारतीय इतिहास को हम देखें तो इसे हमें समझ में आता है कि जब तक मानव को लिखना नहीं आता तब तक उसे हम सभ्यता में शामिल नहीं करते। पहली बार सभ्यता शब्द अपन यहाँ काम में लेते हैं क्योंकि ये लिखना जानते थे। अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनकी प्रमुख घटनाओं पर नज़र डालें तो इनको एक आगे साल्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक और सिंधु सभ्यता, इनके समाज, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था। और उसके बाद ऐतिहासिक काल में हम यहाँ से वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल के बाद गंगा यमुना नदियों के दोआब क्षेत्र में भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति मानी जाती है। पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय हुई थी। तो हम ऐतिहासिक काल को, या हम ऐतिहासिक काल में अध्ययन करेंगे महाजनपद काल की। वैदिक सभ्यता में जो जनपद थे वो आगे चल के महाजनपद बनते हैं। अब साम्राज्य विस्तार जैसी महत्वाकांक्षी नीतियों का आगमन होता है। उसके बाद हम मौर्य एम्पायर या मौर्य पीरियड, मौर्य काल का अध्ययन करेंगे। मौर्य काल में हम इनका साम्राज्य विस्तार, इनके प्रशासन, कला, स्थापत्य, इस समय के समाज, अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम
पोस्ट मौर्य पीरियड तथा गुप्त पीरियड तथा पोस्ट गुप्त पीरियड का अध्ययन करेंगे। इन सब का अध्ययन करने से पहले प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख जो स्रोत हैं उनकी चर्चा करना, इतिहास के स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत, इनको हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत तथा दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हम पढ़ते हैं या हम शामिल करते हैं सिक्के, स्मारक, अभिलेख, इसके अलावा जो औजार, हथियार तथा बर्तन मिलते हैं, मोहरें, इनके आधार पर हम उस समय के लोगों के जनजीवन को जानने का प्रयास करते हैं। साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक भारतीय और दूसरा विदेशी। अब भारतीय स्रोत में धार्मिक साहित्य तथा धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, विदेशी यात्री जो भिन्न भिन्न समय में भारत की यात्रा करते हैं या किसी शासक के दरबार में आते हैं, उनमें हम अरबी, जो ज़्यादातर मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित रहेंगे, फारसी, चीन से भी 3 प्रमुख यात्री आए, उनके ग्रंथों से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। और जो भारतीय साहित्य है उसमें धार्मिक साहित्य में हम ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य का अध्ययन करते हैं। धर्मनिरपेक्ष इन जैन के साथ साथ अगर हम दक्षिण में देखें तो संगम साहित्य इसी काल में लिखा गया। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र से लेकर मध्यकाल की शुरुआत तक विभिन्न कालों में सभी लेखकों के द्वारा रचे गए ग्रंथों को शामिल किया जाता है। इस तरह से हम इस तरह से इतिहास के स्रोतों को जानने का प्रयास करेंगे। पुरातात्विक स्रोतों में हम सिक्के, स्मारक, अभिलेख, मोहरें तथा यहाँ से विभिन्न पुरातात्विक स्थलों से मिलने वाले औजारों के आधार पर हम उस समय की जानकारी का पता लगाते हैं। भारतीय साहित्य है, इसमें हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, वेदांग
ब्राह्मण ग्रंथ बौद्ध साहित्य में शामिल करते हैं त्रिपिटक, और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है तथा उस समय रचित रचनाओं का अध्ययन करेंगे। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में हम कौटिल्यकर अर्थशास्त्र, उसके बाद गुप्त काल में महाकवि कालिदास का साहित्य तथा कलहणकरत, राजतरंगिणी के अलावा बाण भट्ट के साहित्य तथा विशाख दत्त के नाटकों से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशी लेखकों में अरबी अल-मसूदी, सुलेमान, ये मध्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें इनके लेखन से मिलती है। यूनानी या रोम के जो इनमें प्रमुख है मेगस्थनीज, जिनसे मौर्यकालीन समाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन तथा साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। चीनी यात्रियों में फाहियान, ह्वेनसांग तथा इत्सिंग, इनका विस्तृत विवरण हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम इतिहास को, प्राचीन भारतीय इतिहास से पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों को विस्तृत नज़र डालेंगे। अब हम बात करते हैं इतिहास से संबंधित कुछ खास तरह की परेशानियां नवीन विद्यार्थियों के लिए आती है, वो क्या है और उन्हें किस तरह समझें। एक बार बार आता है ईस्वी सन, ईसा पूर्व, इसको स्पष्ट करेंगे। इसके साथ साथ कई सारे संवत हैं वो चलाए गए, जिनको भी हम एक साथ देखना चाहें। इसको हम 0 ईस्वी यानी जहाँ से ईस्वी सन की शुरुआत होती है मानते हैं, और अगर यहाँ हम 2020 यानी वर्तमान समय को देखें और यहाँ मैं 2000 ईसा पूर्व लिखता हूँ, ये ईसा मसीह के जन्म के आधार पर इस कैलेंडर जो हम दैनिक कार्यों में अनुसरण करते हैं, अब इसके जो इससे पहले 0 ईस्वी से पहले का समय है उसे हम बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, तथा एनो डोमिनी, एडी, ईस्वी सन कहते हैं। लेकिन ये विशेषतः किसी धर्म से संबंधित होने के कारण इसको अब बिफोर क्राइस्ट की जगह आपको बिफोर कॉमन एरा तथा एडी के स्थान पर कॉमन एरा शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। इस समय जो प्रमुख शासकों के द्वारा कैलेंडर जारी किए गए, इसे हम मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये समय था 2000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का आरंभ माना जाता है। पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन, यहाँ हम देखें तो मौर्य पीरियड लगभग 300 ईसा पूर्व से पहले
आरंभ हो जाता है तथा 1200 ईस्वी मध्यकाल का आरंभ होता है। तो इस समय जो विभिन्न संवत जारी किए गए उन पे एक नज़र डालें। ईसा से 57 वर्ष पहले शासक विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत आरंभ किया गया। ईसा के 78 साल बाद, ईसा के जन्म के 18 साल बाद यानी 78 ईस्वी में ये ईसा पूर्व शक संवत प्रारंभ होता है। ये विक्रम संवत यानी वर्तमान में विक्रम संवत निकालना हो तो 2020 में से 57 आप माइनस कर लें और शक संवत निकालना हो तो 2020 में आप ये प्लस कर लें और इनमें 78 आप घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो वर्तमान में विक्रम संवत है वो 2077, शक संवत 2020 में से -78 करेंगे तो शक संवत जो हमारा राष्ट्रीय संवत भी है जिसे 1957 में लागू किया गया था। अब अगर हम देखें तो उसके बाद 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा किया गया तथा 706 ईस्वी में हर्ष संवत तथा 722 ईस्वी में हिजरी संवत आरंभ होता है। तो इस प्रकार अगर हमें इन सभी संवतों को निकालना हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत है या विक्रम संवत के अनुसार कौन सा वर्ष है, शक संवत के अनुसार कौन सा वर्ष है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2000 ईसा पूर्व से जो पहले का समय है लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व तक या ऐसा 20 लाख से जो 3000 ईसा पूर्व तक का समय है उसे हम पाषाण काल कहते हैं। इसी समय 6000 ईसा पूर्व ताम्र पाषाण काल का आरंभ माना जाता है। तांबे का उपयोग यहाँ से शुरू हुआ। मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई धातुओं का क्रम देखें तो सबसे पहले मानव ने पाषाण के द्वारा औजार तथा हथियार या जो बर्तन थे वो बनाए। उसके बाद तांबे का प्रयोग किया, फिर कांसा तथा उसके बाद लोहे का प्रयोग।
तो इस धातुओं के आधार पर हम देखें तो पहले पाषाण काल का अध्ययन करते हैं, फिर ताम्रयुगीन, फिर कांस्य युगीन और फिर लोह युगीन। लोहे का सर्वप्रथम लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक काल में, अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू होता है। कांसा सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांसा तांबे और टिन का मिश्रित रूप है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं का अध्ययन भी हम करेंगे तथा पाषाण युग को हमने पहले 3 उपभागों में विभक्त किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एडी यानी ईस्वी सन तथा बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा से पूर्व का समय तथा ईसा के बाद का समय, ये विभिन्न समय में जारी किए गए संवत विक्रम संवत जो विक्रमादित्य के द्वारा स्टार्ट किया गया ईसा से 57 वर्ष पहले। उसके बाद ईसा के 78 वर्ष बाद शक संवत का आरंभ होता है जो कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। 319 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। 600 ईस्वी में हर संवत का आरंभ होता है और फिर 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ माना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न संवत और इनके इतिहास में हम किस प्रकार देखते हैं, कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए ये ज़रूरी है। अगर हम कालक्रम के अनुसार देखें तो हम यहाँ विभिन्न सभ्यताओं को या आज तक के इतिहास को इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं। यहाँ से ईस्वी सन का आरंभ होता है। इसे हम आधुनिक काल कहते हैं। यहाँ में समय वैसे 1707 के बाद माना जाता है, लेकिन मोटे रूप से इसे हम 18वीं सदी से मानेंगे। इसे हम आधुनिक तथा सल्तनत काल तथा मुगल काल को हम मध्यकाल तथा इससे पहले के समय को हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। तथा इस क्लास में हम प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में हम पाषाण काल से लेकर उत्तर गुप्त काल तक या पूर्व मध्यकाल तक का अध्ययन करेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में पाठ्यक्रम को मद्देनज़र रखें तो ज़्यादा इतिहास में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ टॉपिक्स किसी एग्ज़ाम में हटा दिए जाते हैं। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें सिंधु घाटी सभ्यता से पाठ्यक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू किया जाता है इतिहास को, लेकिन हम पाषाण काल को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसके अध्ययन से
हमें कुछ ऐसी जानकारियाँ भी मिलेगी जो इनडायरेक्ट रूप से एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है। तो इस तरह से हम इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास को सबसे पहले इसकी शुरुआत हम करेंगे पाषाण काल से, तथा इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस को माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उपयोग है या जो प्रयोग है वो अथर्ववेद में किया गया है, तथा छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। इसके साथ ही इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनको हम विभिन्न जो अवधि है या जो विभिन्न काल है उनके अंतर्गत ही शामिल करके पढ़ेंगे। जैसे ब्राह्मण साहित्य है उसको हम वैदिक काल में कवर करेंगे, और जो जैन और बौद्ध साहित्य है उनको हम उत्तर वैदिक काल के बाद जैन और बौद्ध धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके साथ साथ हम उन पे भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये क्लास उन सभी के लिए है जो मान लो अगर किसी का बेस कमज़ोर है और अभी से इतिहास का अध्ययन स्टार्ट किया है, तो उन्हें भी बेसिक से शुरू किया इसलिए समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जिन्होंने इतिहास को बहुत बार पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन की तरह रहेगा, क्योंकि इतिहास में अगर देखा जाए तो इतना कुछ शामिल किया जाता है कि सब या पूरा अध्ययन करना 5 घंटे की क्लास में संभव नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से जो टॉपिक हैं उन्हें अच्छे से कवर करेंगे। इसके अलावा तथ्यों से ज़्यादा अवधारणाओं पे बल दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इतिहास में तो सिर्फ तथ्य ही हैं, और जो विद्यार्थी इतिहास का नाम लेने से डरते हैं कि इतिहास में तथ्यों को याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं, तो उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप तथ्यों को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ तथ्यों को ही पढ़ते हैं। हम तथ्यों से अवधारणा की ओर जाते हैं, लेकिन इतिहास को पढ़ने का सही दृष्टिकोण अवधारणा से तथ्यों की ओर होना चाहिए। तथ्य अवधारणाओं को सिद्ध करने का तरीका है, न कि तथ्यों के द्वारा हम अवधारणाओं को जानते हैं, बल्कि हम अवधारणाओं के द्वारा तथ्यों को जानते हैं। इतिहास विज्ञान इसलिए है क्योंकि इतिहास में हम तथ्यों को वैज्ञानिक प्रमाणीकरण के द्वारा स्पष्ट कर पाते हैं। इसीलिए इतिहास को कला और विज्ञान दोनों कहा जाता है। तो हम इतिहास को पढ़ने का नज़रिया यही होना चाहिए कि इसे बेहतर ढंग से तथ्यों और अवधारणाओं का बेहतर समायोजन हो, तथा बार बार जब रिवाइज किया जाए तो इतिहास का प्रत्येक सब्जेक्ट याद हो जाता है। हमें किसी भी सब्जेक्ट में समझ विकसित
करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि रेनियर मोदी ने कहा था कि इतिहास कहानी है, इतिहास एक कहानी है, तो हमें कहानी की तरह ही इतिहास को पढ़ना चाहिए ताकि हम आसानी से याद रख सकें। इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम के पेपर में वर्तमान में जो पेपर्स का पैटर्न बदला है उनके अनुसार आप तथ्यों के आधार पर सभी क्वेश्चंस राइट नहीं कर पाते। हाँ, पहले ये ज़रूर होता था, मैंने पुराने पेपर्स देखे आज से 5-7 साल से पहले के, तो उनमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे कि बताइए बाबर की नानी का क्या नाम था। लेकिन वर्तमान में बदलते स्वरूप में ज़्यादातर क्वेश्चन अवधारणाओं पर आधारित आ रहे हैं, तो हमें दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पढ़ने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, भले इतिहास हो या कोई भी सब्जेक्ट्स हो, बहुत सारी हम जब कहीं भी कोई हमें गाइड करता है कि एग्ज़ाम्स की दृष्टि से क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए किताबें, तो बहुत कुछ बताया जाता है कि पहले NCERT पढ़ लो, हम यहाँ एक आलेख के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप इस आलेख को देखने के बाद अगर खुद से करोगे तो उनके जवाब मिल जाएंगे। दूसरी, यहाँ में बाकी सब बुक्स, नोट्स तथा अदर मटेरियल को रखता हूँ। NCERT बुक्स, अदर मटेरियल, फिर एक इसको आप समझो कि जो भी आपका बोर्ड है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि जब बुक्स, नोट्स, NCERT सबको अलग अलग 2 घेरों में रखा, फिर ये बोर्ड या जो भी पेपर बनाने वाली संस्था है उसका क्राइटेरिया इतना बड़ा क्यों? तो इसको इस तरह से समझिए कि होता क्या है कि बुक्स और NCERTs में डायरेक्टली उन चीज़ों को समझाया जाता है, विषय वस्तु के बारे में विस्तृत वर्णन होता है। नोट्स जो इनका सॉल्ट रूप होते हैं, लेकिन जो पेपर बनाने वाले हैं वो जब इन सब को घुमाकर या अभ्यर्थियों को कंफ्यूज करने के लिए जो जिन जिन उपायों का सहारा लेते हैं उन्हें हम इस परिधि में शामिल करते हैं। तो हमारे जो प्रयास हैं वो इस तरह इस स्तर के होने चाहिए ताकि हम कितना भी स्वरूप बदल जाए, हम प्रत्येक क्वेश्चन को करने की पूर्ण कोशिश करें और सफल हो सकें। इस तरह से देखा जाए तो किसी भी सब्जेक्ट को आप इस तरह से पढ़ते हैं तो इसमें किसी भी एग्ज़ाम से कहीं से भी किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन किया जाता है तो आप करने की स्थिति में होते हैं। इतिहास के बारे में कुछ पहले ऐसा कहा जाता था कि इतिहास बड़ी बेवफा है, शाम को पढ़ो सुबह तक छपा है। लेकिन वर्तमान के आप पेपर देखोगे तो उनमें ऐसे फैक्ट बहुत कम शामिल किए जाते हैं
जिनके आधार पर ये कहा जा सके कि ये सिर्फ तथ्यों का अध्ययन कराने वाला विषय है, या इसे पढ़ना काफ़ी तरह से मुश्किल है या याद नहीं किया जा सकता। तो अब तक हमने बात कर ली थी कि इतिहास को, तो अब तक हमने ये देख लिया था कि इतिहास का मीनिंग क्या है, परिभाषा, और उसके बाद हमने इतिहास को कालक्रम के अनुसार अलग अलग भागों में विभक्त किया, BC और AD के मध्य अंतर देखा। अब हम दो शब्द आते हैं, सभ्यता और संस्कृति। इनके बारे में बात करें कि क्या फ़र्क है सभ्यता और संस्कृति में। कोई सभ्यता कब संस्कृति कहलाती है, तो उसके आधारों को हम देखें तो प्रमुख चीज़ें जो सामने आती है वो यही है कि जिस सभ्यता में राजनीतिक प्रणाली स्थापित हो जाती है, श्रम का विभाजन स्पष्ट रूप से हो, तो उसे हम संस्कृति कह देते हैं। सभ्यता और संस्कृति में प्रमुख अंतर अगर हम इस प्रकार देखें कि सभ्यता हमारा जो बाह्य व्यवहार है उसे दर्शाती है, तो संस्कृति हमारे आंतरिक व्यवहार का प्रकटीकरण है। अगर हम उदाहरण दें, शरीर को अगर हम सभ्यता कहें तो संस्कृति आत्मा को कहा जा सकता है। यानी सभ्यता ये दर्शाती है कि हमारे पास क्या है, बल्कि संस्कृति ये बताती है कि हम क्या है। सभ्यता का विकास तीव्रगामी होता है, लेकिन संस्कृति को विकसित होने में समय लगता है। तो इस प्रकार आप समझ गए। अब तक हमने ये पढ़ा था कि इतिहास का अर्थ, परिभाषा तथा इतिहास से संबंधित विभिन्न इतिहासकारों के नज़रिए को देखने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे, हमने पहले इतिहास को, पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया था। पूरा पाषाण काल, जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी उसकी कोई लिपि नहीं थी। फिर हमने आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें उनकी लिपि तो थी लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, जिसके कारण उनके या उस समय के कई तथ्यों से हम आज भी वाकिफ नहीं हो पाए हैं। उसके बाद हमने ऐतिहासिक काल, जहाँ से हमें प्रत्यक्ष स्रोत उपलब्ध होते हैं और जिन्हें हम पढ़ पाते हैं। तो जो पाषाण काल है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। निम्न पाषाण, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। निम्न पाषाण काल को पुनः 3 भागों में, पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल तथा उस पूरा पाषाण काल में बांटते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल में सल्ख, खंडक जैसे उपकरण मानव के द्वारा प्रयोग में लिए गए तथा निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में पंजाब, कश्मीर, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से इस संस्कृति के हमें स्थल मिलते हैं। और इस समय मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार हस्तकुठार था, जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं। तो हम मान सकते हैं कि पहला जो मानव के द्वारा प्रयोग किया गया हथियार था वो कुल्हाड़ी था। इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें खुरसनी, वैदिक संस्कृति कहा जाता है। इसके प्रमुख जो स्थल है नेवासा,
डीडवाना, भीमबेटका से इस समय के कुछ चित्र मिलते हैं तथा इस काल की संस्कृति में हम मुख्य रूप से देखते हैं कि फलक, वेदनी, खुरसनी जैसे उपकरण थे जो सल्ट एवं जैस्पर से बनाए जाते थे। लेकिन इससे पहले जो निम्न पूर्वपाषाण काल है उसमें प्रमुख रूप से पत्थर का है वो प्रयोग किया जाता था। इसके बाद हम देखें उस पूर्वपाषाण काल को फलक या तक्षणी संस्कृति कहा जाता है। प्रारंभिक होमो सेपियंस मानव है उसका ये यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। इस समय जैस्पर और सल्ट के अलावा हड्डियों से भी औजार है वो बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। बेलन घाटी, गुजरात, मध्य भारत तथा दक्षिण भारत के कुछ स्थानों से इस काल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसे फलक संस्कृति कहा जाता है। यहाँ तक पूर्वपाषाण काल तथा मध्यपाषाण काल में औजार थे उनका आकार कम होता है तथा नुकीले औजार बनाए जाने लगे हैं। मध्यपाषाण काल के प्रमुख स्थलों में आदमगढ़, भीमबेटका मध्य प्रदेश, ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं। बागोर राजस्थान, सराय नाहरराय यूपी में है। बागोर तथा आदमगढ़ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ तक आते आते मानव ने जब पशुपालन करने लगा तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि मानव ने अपना स्थायी निवास करना शुरू किया होगा। इससे पहले मानव खाद्य संग्रह की भूमिका में रहा, लेकिन यहाँ से जब पशुपालन करने लगता है तो वो स्थायी निवास गुफाओं में या फिर आरंभिक जो मानव आवास है उनके साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। नवपाषाण और यहाँ तक आते आते मानव ने नवपाषाण काल तक आते आते मानव ने आग तथा कृषि का आविष्कार कर लिया था। आग का आविष्कार करने से बहुत से फायदे थे। पहले जब मानव रात्रि के समय में प्रकाश के अभाव में रहता, लेकिन अब वो आग जलाकर हिंसक पशुओं से बच सकता था। दूसरा, वो मांस को पकाकर खाने लगा, जिससे विभिन्न संक्रामक बीमारियों से निजात पाया। और इसी समय पहिए का आविष्कार एक बड़ी क्रांति के रूप में सामने आया तथा साग पर निर्मित बर्तन बनने लगते हैं। नवपाषाणकालीन प्रमुख स्थलों में बुर्जहोम तथा गुप्तकराल, ये दोनों स्थान जम्मू कश्मीर में हैं। बुर्जहोम से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ साथ मवेशी तथा पशुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। मालिक को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य भी बुर्जहोम से मिला है। कोल्डी हवा यूपी में है और यहाँ से सावल के साक्ष्य, प्राचीनतम सावल के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। पहली बार साक्ष्य के आधार पर कह सकते हैं कि मानव ने सावल, या जिसे धान कह सकते हैं, उसकी कृषि करना आरंभ की थी। सिराज बिहार में है। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में।
यहाँ से प्राचीनतम नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से पशुओं के तथा सिरान से हारे सने व हड्डियों से निर्मित औजारों के साक्ष्य भी मिलते हैं। नवपाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। मध्य पाषाण काल को 12,000 ईसा पूर्व से तथा इससे पहले के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। समय का अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीक़ों से विभाजन किया है, लेकिन प्रमुखतः इसी समय को मद्देनज़र रखा जाता है। इसके बाद ताम्र पाषाण काल। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग आज से 8,000 यानी ईसा से 6,000 वर्ष पूर्व किया गया। प्रमुख ताम्रकालीन जो सभ्यताएं हैं उनकी विशेषताओं में यहाँ जब नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हो गया था, यानी मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था और मेहरगढ़ से प्राचीनतम खेती करने के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ तक आते आते लोग समुदायों में बसने लगे, जिनसे ग्रामीण सभ्यता का प्रारंभिक साक्ष्य ताम्र पाषाण काल में मिलता है तथा ये कृषक थे जिन्होंने ग्रामीण सभ्यताएं स्थापित की। इसके प्रमुख स्थलों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जिसमें गिलोंड जो राजसमंद में हैं तथा मालवा जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व भारत तथा गंगा यमुना के दोआब से भी यहाँ के साक्ष्य मिलते हैं। गिलोंड से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ताम्र पाषाण काल में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला है। इसी समय प्रारंभिक नगरीकरण महाराष्ट्र के दैमाबाद जो इस समय तक आते आते प्रारंभिक नगर का रूप ले चुका था। ताम्र पाषाण काल में समाधान की अलग अलग प्रक्रियाओं के आधार पर यह साबित होता है कि इस काल में समाज में व्यापक स्तर पर है जो असमानताएं पाई जाती थी। नवपाषाण काल में कपड़ा बुनना भी आरंभ हो गया था। मर्द भांड निर्माण, स्थायी निवास तथा जो पाषाण के उपकरण थे उन्हें पॉलिश किया जाने लगा और तीखे तथा छोटे या सूक्ष्म हथियारों तथा औजारों व बर्तनों का निर्माण किया जाने लगा। लेकिन ताम्रपाषाण काल में मिट्टी निर्मित बर्तनों तथा मर्द भांडों के साथ आकर्षक बर्तन भी बनाए जाने लगे। इनके अलावा उसके बाद महापाषाण काल दक्षिण भारत में महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा जो मृतकों के शव होते थे उनको दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया, इसलिए महापाषाण कहा गया। इसका जो समय है वो 3,000 ईसा पूर्व से वैदिक सभ्यता यानी 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सर्वप्रथम मानव जो खाद्य संग्रहण से लेकर
फिर पशुपालक तथा फिर कृषि का आविष्कार, आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ तथा यहाँ से हमें आदमगढ़ तथा बागोर से प्राचीनतम पशुपालन के, बोरजोम से प्राचीनतम खेती के, कोल्डी हवा से हमें सावल के साक्ष्य से, मेहरगढ़ से तथा महापाषाण ताम्रपाषाण काल में राजस्थान की गिलोंड से तथा आहड़ तथा गिलोंड प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल रहे। मालवा से ताम्रपाषाण कालीन उत्कृष्ट मृद भांडों के साक्ष्य मिलते हैं। महाराष्ट्र दमाबाद में हमने देखा कि प्रथम नगरीय जो नगर बनने लगे थे। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत से भी इसके व्यापक स्तर पर साक्ष्य देखने को मिलते हैं। महापाषाण काल में तथा इसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता में से पहले इन विभिन्न संस्कृतियों ने किस प्रकार से कृषि का विकास हुआ, जो आगे चलकर लोहे के आविष्कार के बाद प्रमुख रूप से क्रांति का कारण बनेगी। और इन सभ्यताओं ने मानव तथा प्रकृति के जो संबंध है विभिन्न समय अंतराल के बाद किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तथा मानव ने शुरुआती दौर में किन किन संघर्षों का सामना करते हुए सभ्यता तक पहुँचे, इसकी जानकारी भी हम जब इसका गहन अध्ययन करते हैं तो हमें देखने को मिलती है। तो ये विभाजन हमने हथियारों के प्रयोग तथा उनकी आकार के आधार पर किया। इसके अलावा हम देखें तो जो महापाषाणकालीन प्रमुख स्थल है उनमें केरल तथा तमिलनाडु और उत्तर भारत में भी कश्मीर से इसके साक्ष्य मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल में वर्षभ तथा स्त्री मूर्तियाँ सिंधु घाटी सभ्यता की आधार देगी और यहीं से धार्मिक पक्ष की जानकारी है वो मिलना प्रारंभ होती है। इसके साथ ही जो ताम्रपाषाण काल है उसमें कृषक ग्रामीण जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता तक आते आते नगरीय रूप धारण करेगी तथा प्रमुख व्यवसाय व्यापार रहेगा। इस तरह मानव सभ्यता के विकास क्रम में हमने ये देखा कि किस प्रकार औजारों का स्वरूप बदलता है और धीरे धीरे मानव आखेटक से सभ्य समाज की ओर आगे बढ़ता है। इन स्थलों में हस्तिनापुर से कांस की चूड़ियाँ तथा महदहा से सूले के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी
सभ्यता की। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जब आज से 100 साल पहले यानी 1920 से पहले पूरी दुनिया ये मानती थी कि विश्व की प्राचीन सभ्यताएं मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता ही प्राचीन है। हमारी जो भारतीय सभ्यता थी वो प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता को माना जाता था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है 1920-21 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त के द्वारा हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल। जब हड़प्पा और 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई उससे यह साबित हो गया कि भारत की प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता न होकर सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु प्रमुख नदी थी जिसके तट पर अधिकांश सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता खोज की सार्वजनिक घोषणा उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने लंदन वीकली पत्रिका में की। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई तथा इसके प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम रहे। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे अधिकांश स्थल, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। प्रथम नगरीय क्रांति होने के कारण नगरीय सभ्यता। द्वितीय नगरीय क्रांति आगे चलकर गंगा यमुना के दोआब में संपन्न होगी। कांसे का व्यापक स्तर पर प्रयोग करने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। मानव ने सबसे पहले धातुओं में तांबे का प्रयोग करना किया और उसके बाद कांसे का और आगे चलकर लोहे का प्रयोग करना भी शुरू होगा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता तथा इसकी एक सभ्यता की प्रमुख सरस्वती नदी थी, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो अक्सर निर्माता के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो प्रोटोस्टोलाइड, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, सर्वाधिक साक्ष्य भूमध्य सागरीय मिलते हैं। लेकिन सर्वाधिक जो मान्य मत है वो मिश्रित प्रजाति का माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो किसी एक जनजाति के न होकर सभी मंगोलाइड, प्रोटोस्टोलाइड, अल्पाइन तथा भूमध्य सागरीय थे। कालक्रम के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के काल को पूर्व हड़प्पा,
परिपक्व हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इनमें जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य जो समय है वो 2350 ईस्वी से BC से 2350 BC से 1750 BC माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो पूर्व हड़प्पाई क्षेत्र हैं उनमें कालीबंगा, राखीगढ़ी तथा धौलावीरा को तथा उत्तर हड़प्पा स्थलों में रंगपुर, तथा परिपक्व हड़प्पा के जो स्थल हैं उनमें प्रमुखतः मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल जैसे स्थलों को शामिल किया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन स्थलों तक सिंधुकालीन सभ्यता फैली हुई थी। तो हम देखते हैं नॉर्थ में मांडा, जम्मू कश्मीर, साउथ में देमाबाद, महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, तथा पश्चिम में सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में है, तक लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। मांडा चिनाब नदी के किनारे दास्क नदी के किनारे स्थित था। देमाबाद आलमगीरपुर यूपी में। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार वर्तमान के 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत में देखा जाता है। देमाबाद गोदावरी की सहायक नदी परवरा के किनारे तथा आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित था। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर नजर डालें तो ये त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। इस प्रकार तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, उसके निर्माता, विभिन्न प्रजातियों के सिद्धांत आते हैं, विभिन्न प्रजातियों के जो साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन प्रमुख मिश्रित प्रजाति को निर्माता माना गया। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमने देखा
अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल तथा वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। जो हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था, वहाँ से एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, अन्नागार, ताबीज़ से अंधविश्वासी होने के साक्ष्य, इक्का गाड़ी, औरा देवी की मोहर मिली है, उसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दर्शाया गया है, जिससे प्रकृति पूजा की जानकारी मिलती है। और हड़प्पा से सर्वाधिक लेखयुक्त मोहर है वो मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सनहोदड़ो, ये तीनों वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और दूसरा है प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। यहाँ से आद्य शिव की एक मूर्ति मिली है। कांस्य नर्तकी विशाल स्नानागार मिला है, जिसे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने विश्व का अद्भुत अबूजा कहा। सूती वस्त्र से लिपटा रजत पात्र मिला है। तो अनुमान लगाया जाता है कि कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने की होगी। इसके अलावा एक सभा भवन, पुरोहित वास या फिर महाविद्यालय के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। सनहोदड़ो शिल्प राजधानी, यहाँ से मन के बनाने के कारखाने, नारी सौंदर्य के विभिन्न ताम्र दर्पण, मंजूसलाका यहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्याही के द्वार मिले हैं। इसके अलावा ये एकमात्र सैंधवकालीन स्थल है जहाँ जो नगर दो भागों में विभक्त था और जो पश्चिमी टीला होता है उसको सामान्य तौर पर दुर्गीकृत किया गया था, लेकिन सनहोदड़ो से प्राप्त नगर अदुर्गीकृत है और यहाँ ईंटें भी वक्राकार मिली है। इसके अलावा प्रमुख स्थलों में कालीबंगा जो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे, इसकी खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की। यहाँ से जोते हुए खेत के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से आड़ी और तिरछी रेखाओं में दो फसलों को एक साथ बोने का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन विश्व में प्राचीनतम हमने पढ़ा था कि खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ स्वात घाटी पाकिस्तान से मिले हैं। जोते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से और हाल के प्रतिरूप सोलिस्तान तथा बनावली हरियाणा से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से अग्निवेदियाँ या हवन कुंड कहते हैं मिले हैं, जिनसे धार्मिक स्थिति का पता चलता है। शल्य चिकित्सा के ये जानकार थे। एक छिद्रयुक्त कपाल मिला है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है। भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। व्याघ्र शैली में मोहर कालीबंगा से मिली है और जले हुए सावल, जबकि सावल की जो भुच्ची है वो लोथल से मिलती है, लेकिन जले हुए सावल के साक्ष्य है कालीबंगा से मिले हैं। इसके अलावा कपड़े की साफ कालीबंगा तथा आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल था वहाँ से मिली है। इसके अलावा यहाँ से अलंकृत ईंटें और युगल समाधान कालीबंगा से एक मिला है।
और लोथल से युगल स्वादान 3 मिले हैं। इनके आधार पर यह आशंका जताई जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी या उस समय सती प्रथा जैसी कोई प्रथा का प्रचलन रहा होगा। प्रमुख अन्य स्थलों में लोथल गुजरात में स्थित है, प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। मिस्र की मम्मी, कारखाने मनके बनाने के, चावल की भूसी, गोदीबाड़ा या डार्क यार्ड यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा धोलावीरा एकमात्र सैंधव स्थल है जो 2 भागों में नगर विभक्त न होकर 3 भागों में विभक्त था। यहाँ से स्टेडियम या खेल का मैदान मिला है। जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंचाई करने के लिए इन जलाशयों के जल का उपयोग करते होंगे। एकमात्र स्थल सिंधु जहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले हैं सोरतुगोई जो अफगानिस्तान में स्थित है। धोलावीरा से पाषाण स्तंभ भी मिला है। बनावली हरियाणा में स्थित है और यहाँ से हाल के प्रतिरूप तथा एक अन्य स्थान है कोणाल, ये भी हरियाणा में है। यहाँ से सोने के 2 मुकुट मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी के प्रमुख स्थानों में यहाँ बनावली से तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी मिट्टी के प्रतिरूप के साथ साथ है, जो प्रतिरक्षा दीवार के बाहर गहरी और चौड़ी खाई साके के मिट्टी के एवं प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। एक स्थल है सूरकोटड़ा जहाँ से घोड़े की हड्डियाँ सूरकोटड़ा जहाँ से घोड़े की हड्डियाँ तथा बर्तन में स्वादान के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये थे सिंधुकालीन प्रमुख स्थल जहाँ से विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जानकारी की स्रोत मोहर है और मोहर पे घोड़ा, गाय तथा ऊँट का अंकन है जो नहीं किया गया था। तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा, लोहा, ऊँट, हाथी, यहाँ से चावल के साक्ष्य, चावल की भूसी और जले चावल यहाँ से मिलते हैं। फिर भी ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग चावल, लोहा, घोड़ा, पासा जो खेल है इन सब से परिचित नहीं थे। इसमें कभी कभार ऊँट का भी पूछा जाता है। इसके एक स्थान से साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनसे परिचित नहीं थे। अब हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में वो भाग आ जाता है जहाँ फैक्ट कम और कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। तो इसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, नगर नियोजन, सिंधुकालीन समाज, उनकी धार्मिक स्थिति, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सिंधु घाटी सभ्यता की क्या देन है और क्या कारण रहे जिनसे इस सभ्यता का पतन हुआ, इतने भागों में बांटा है। नगर नियोजन
सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्यतः नगर दो भागों में विभक्त था। पश्चिमी तथा पूर्वी टीला। सामान्यतः सभी नगरों में जो पश्चिमी है टीला, वहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे और यहाँ सामान्य जनता रहती। ये जो पश्चिमी टीला है ये दुर्गीकृत या किलेबंद, और पूर्वी टीला इसकी बसावट सामान्यतः निचले भूभाग पर होती थी और इन्हें ऊपरी भाग पर बनाया जाता। इसके अपवाद देखें तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि धोलावीरा दो भागों में विभक्त न होकर तीन भागों में, यानी धोलावीरा जो स्थल है वहाँ नगर तीन भागों में विभक्त था। और दूसरा अपवाद है इसका सहुंदड़ो। जहाँ नगर और टीला दोनों किलेबंद नहीं थे। और तीसरा कालीबंगा, जहाँ पश्चिमी और पूर्वी दोनों को किलेबंद किया गया था, ऐसे या फिर ऐसे। तो इस तरह से नगर नियोजन में दूसरा था सड़कें समकोण पर काटती, इस तरह से। और जो घर थे, इन घरों के सामान्यतः दरवाजे इन मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर पीछे की जो गलियां होती थी उनकी तरफ खुलता है। लेकिन एक स्थल है लोथल, जहाँ घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ खुलते थे। अगला इसमें देखते हैं कि जो सिंधुकालीन लोग थे वो पक्की ईंटों के घर तथा नालियाँ बनाते हैं। नालियों से इनकी स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता है उसका पता चलता है। नालियों को कई जगहों पर जो मुख्य नालियाँ और उनकी जो उप नालियाँ थी, उनके बाद जो बड़े नाले थे उनमें उनकी सफाई के लिए कई स्थानों पर है वो स्थान रखे गए थे, जिनसे पता चलता है कि ये लोग उनकी समय समय पर सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखते थे। इनकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी। हालांकि अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा जाता तो और भी इस सभ्यता की जानकारी हम हासिल कर पाते। यहाँ जो बाढ़ थे वो दशमलव पद्धति पर आधारित थे और सल्ट नामक धातु से बनाए जाते थे। इनका जो बाटों को प्रमुख कार्य वो मन के या आभूषणों को तोड़ने के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं सिंधुकालीन समाज की। तो सिंधुकालीन समाज में संभवतः 4 वर्ग रहे होंगे: किसान, श्रमिक, व्यापारी तथा पुरोहित वर्ग। इसके अलावा मातृ सत्तात्मक, क्योंकि मातृ देवी की जो
मूर्ति मिली है उससे पता लगता है संयुक्त परिवार। इसके अलावा सिंधुकालीन लोग शांति प्रिय थे, क्योंकि किसी भी स्थान से बड़ी मात्रा में या ज़्यादातर स्थानों से कहीं से भी हथियारों का न होना या हथियारों का न मिलना इस बात का संकेत करता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रिय भी थे, जो विभिन्न स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर साबित होता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो अंतिम संस्कार की 3 विधियां होती है, आंशिक दाह संस्कार और पूर्ण समाधान, तीनों के संकेत मिलते हैं। और सती प्रथा युगल समाधान से जो लोथल तथा कालीबंगा से मिले हैं उनसे पता चलता है कि ये लोग सती प्रथा जैसी किसी प्रथा का या सती प्रथा जैसी प्रथा यहाँ पाई जाती थी। अब बात करते हैं सिंधुकालीन लोगों की धार्मिक स्थिति का। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी तथा प्रकृति के पूजक थे। मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन मूर्ति पूजा का प्रचलन रहा होगा। इसके अलावा अग्नि, जल, लिंग पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब बात करते हैं सिंधुकालीन कला और संस्कृति। सिंधु सभ्यता से प्राप्त विभिन्न साक्ष्यों में सिंधुकालीन नगर नियोजन और इस तरह से सुव्यवस्थित नगर नियोजन के साथ साथ स्थापत्य कला में अन्नागार, सभा भवन, स्टेडियम, मूर्ति कला जो मौर्य प्राप्त हुई है उससे, चित्रकला, वास्तुकला में दक्ष थे। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था में प्रमुख व्यवसाय व्यापार जो आंतरिक और विदेशी दोनों था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा खेतड़ी से आयात करते जो राजस्थान में है। इसके अलावा सोना दक्षिण भारत से, लाल वर्दमणि अफगानिस्तान से, टिन तथा बहुमूल्य पत्थर
ईरान से प्राप्त करते थे। व्यापार के बाद यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता तक आते आते कृषि का विकास तो हो गया था, लोग करते थे, लेकिन माना जाता है कि कृषि जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी। शोरतुग हुई अफगानिस्तान से नहरों के गुजरात से जलाशयों के चावल की भूसी के साग से तथा सूती वस्त्र के साग से मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से विशाल अन्नागार के साग से ये बताते हैं कि कृषि व्यापक स्तर पर की जाती थी और संभव है अतिरिक्त उत्पादन का एक दूसरे स्थलों के साथ आंतरिक व्यापार में वस्तु विनिमय के तौर पर प्रयोग में ली जाती होगी। सिंधु घाटी सभ्यता की देन की बात करें तो सबसे पहले नगरीय या नगर नियोजन, समकोण पर काटती सड़कें, स्वच्छता का पूरा ख्याल, इसके अलावा अंधविश्वास, ताबीज़ प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी की पूजा यानी प्रकृति पूजा, ये सब हम सिंधु घाटी सभ्यता की देन में शामिल करते हैं। इसके साथ ही समुद्री या विदेशी व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी देन में शामिल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि सभ्यता का पतन के लिए कौन से कारण जिम्मेदार रहे होंगे। अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए। पिगट और चाइल्ड महोदय बाहरी आक्रमण को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण मानते हैं। कैनेडी कहते हैं कि महामारी के कारण लोगों ने यहाँ से प्रवास किया। जॉन मार्शल जैसे लोग मत देते हैं कि बाढ़ या नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। निश्चित रूप से किसी एक कारण को इतनी बड़ी सभ्यता जिसका क्षेत्रफल 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में हो, उसके लिए एक कारण विनाश नहीं कर सकता। तो कहा जा सकता है कि इसके लिए कई कारण जिम्मेदार रहे होंगे। इसके अलावा एक लेख मिलता है सारगोन का अभिलेख, जिसमें मेलुआ मगान
के बीच व्यापार का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा की। निश्चित रूप से अगर हम इनकी लिपि को पढ़ने में सफल होते हैं तो बहुत सी जानकारियाँ हमें प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे अगली सभ्यता, वैदिक सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमें मानवीय जीवन की जो जानकारी मिलती है, वेदों से मिलने के कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को मानने के कारण इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 600 BC तक माना जाता है। वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। निर्माता आर्यों को माना जाता है। तो इस संदर्भ में सवाल ये उठता है कि आर्य थे कौन। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। सबसे सर्वमान्य मत है वो मैक्स मूलर का माना जाता है। उन्होंने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि किसके अनुसार आर्य तिब्बत से थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती बाल गंगाधर तिलक आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव मानते हैं। इसके अलावा भी कई मत प्रचलित है, लेकिन प्रमुख मत मैक्स मूलर माइनर एशिया, मध्य एशिया को माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आर्यों वैदिक सभ्यता की जो जानकारी हमें मिलती है उसके प्रमुख स्रोत क्या है। वैदिक सभ्यता की जानकारी का सबसे प्राचीन स्रोत, अभिलेखी स्रोत बोगज़गोई का अभिलेख जो 1400 ईस्वी पूर्व का है। यह मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है तथा इसमें 4 भारतीय वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासिक का वर्णन मिलता है या इनका नामोल्लेख है। नास्य है, इनका समीकरण अश्वीरों के साथ किया जाता है। यह वैदिक सभ्यता की जानकारी का प्राचीनतम अभिलेखीय स्रोत है। इसके अलावा वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, उत्तर वैदिक और उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक वैदिक काल तथा 1000 से 600 ईसा पूर्व तक पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख
ग्रंथ स्रोत ऋग्वेद है। वेदों को अपौरुषेय नित्य कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना मनुष्यों ने नहीं की, इसलिए उन्हें अपौरुषेय तथा प्रामाणिक होने के कारण इन्हें नित्य कहा जाता है। ऋग्वेद की विषय वस्तु प्रार्थना स्तुति है। इसका जो पुरोहित है वो होत्रा या होता कहलाता है। उपवेद इसका आयुर्वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय तथा कौशिकी है। उपनिषद ऐत्रेय तथा कौशिकी है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 1028 सूक्त है तथा 10,700 के आसपास मंत्र है। इसमें जो पहला और 10वां मंडल है, इनकी रचना बाद के काल में की गई। बाकी दूसरे से 7वें मंडल को परिवार या वंश मंडल में शामिल किया जाता है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो सूर्य को समर्पित है। इसके अलावा 10वें मंडल में चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है तथा 7वें मंडल में ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध जो 10 जन वर्सेज सुदास जो भरतजन का राजा था, इनके बीच लड़ा गया रावी नदी के तट पर। इसमें सुदास की विजय होती है। दूसरा प्रमुख वेद यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद, ये तीनों उत्तर वैदिक सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। यजुर्वेद के विषय वस्तु कर्मकांड है। इसका जो पुरोहित है वो अथर्वयु कहलाता है। इसका उपवेद धनुर्वेद है और इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्रेय है। इसके जो उपनिषद है कंठ इस और बृहदारण्यक है। इस बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। सामवेद तीसरा महत्वपूर्ण वेद जिसमें गायन विषय वस्तु है, यानी संगीत का जो प्राचीनतम स्रोत है वो सामवेद है। इसका जो पुरोहित है वो उद्गाता कहलाता है। इसका जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो जैमिनी, पंचविश और तांडे है। इसके जो उपनिषद है कनोपनिषद और छांदोग्य है। चौथा और परम जिसका अंतिम चारों वेदों में संकलन हुआ अथर्ववेद, इसमें जादू टोना, औषधियों और चिकित्सा का उल्लेख है। इसका जो पुरोहित है वो ब्रह्म कहलाता है और इसका जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है तथा अथर्ववेद का
जो उपनिषद है वो प्रश्न, मांडुक्य तथा मुंडक है। मांडुक्य उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ये जो ऐत्रेय उपनिषद है ऋग्वेद का, इसमें ऐत्रेय इसमें बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का वर्णन मिलता है। कंठोपनिषद है, इसमें कर्म कांडों का खंडन किया गया है। और छांदोग्य उपनिषद है, इसमें बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है और इसमें गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद मिलता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है तथा इसका उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जन करना है। संख्या 108 और गुरु के समीप बैठकर या गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जन करना। अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन अन्य साहित्यिक स्रोतों में वेदांग, जिनकी संख्या 6 है, और यहाँ जो उपनिषद थे ना उनको वेदांत भी कहा जाता है। और वेदांग जिनकी संख्या 6 है, इसके अलावा स्मृति साहित्य, पुराणों की संख्या 18 मानी गई है।